सदियों से चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा थी। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने 1970s में इस आबादी पर काबू पाने के लिए तगोदो शुरू कर दी। चाइनीज़ ग्रेट फैमाइन जो कि अभी भी चाइना से गुजरा था, यानी कि 1959 से 61 तक था, इसे तो चाइना बच गया, लेकिन अभी भी आबादी इस रफ्तार से बढ़ गई थी कि गवर्नमेंट को डर लगने लगा कहीं दोबारा से खुराक की किल्लत का सामना ना करना पड़ जाए। तो चाइना ने लेटर, लार्जर और फ्यूअर के नारे के साथ कैंपेन शुरू कर दी, जिसके साथ फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्टिव को प्रमोट किया गया। इस कैंपेन से पर मदर बच्चों की तादाद 6 से गिरकर 3 हो गई, यानी कि आबादी के अंदर कमी देखने को मिल गई। जो TFR है, फर्टिलिटी रेट है, वो नीचे आ गया। फिर इसके बाद चाइना के गवर्नमेंट ने अर्ली मैरिज पर पाबंदी लगा दी, जिससे जितनी लेट शादी होगी उतने कम बच्चे पैदा होंगे। बहुत से माहिरीन के मुताबिक अगर चाइना इसी कैंपेन को जारी रखता तो लॉन्ग टर्म में, यानी कि 20th सेंचुरी के एंड तक अब चाइना की आबादी खुद ब खुद कम हो जानी थी। लेकिन इतना इंतजार चाइना की गवर्नमेंट से ना हुआ और उन्होंने 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी पेश कर दी। अब ये 1 चाइल्ड पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी पूरे मुल्क में एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं की गई, बल्कि तमाम सूबों को अलग अलग खतूत के जरिए इस पॉलिसी के बारे में बताया गया। वक्त के साथ साथ पूरे मुल्क में सख्ती से अमल कराया गया। देहात के लोगों को इतनी राय थी कि अगर इनका पहला बच्चा लड़की हो तो इनके दूसरे बच्चे की इजाज़त है, क्योंकि देहात में खेतों में काम करने के लिए लड़कों का होना जरूरी है। दूसरी राय जो कि शहरों के लोगों को भी थी, वो ये थी कि अगर उनका पहला बच्चा माजूर हो। इस पॉलिसी के नतीजे में दोस्तों, चाइना की आबादी में 2015 तक अंदाज़न 400 मिलियन की कमी देखी गई। लेकिन इस कमी की एक भारी कीमत चाइना के लोगों ने चुकाई, क्योंकि सब लोग सिर्फ एक बच्चा नहीं चाहते थे और अक्सर औरतें एक्सीडेंटली दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हो जाती थी। एक से ज़्यादा बच्चे की सूरत में गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्त फाइन एंड पनिशमेंट, एक्सेसिव बच्चे की सूरत में एक कपल को फाइन देना पड़ता था। इस फाइन की कीमत का हिसाब इससे लगाएं कि एवरेज फैमिली की माहाना आमदनी का ये 3 गुना, यानी कि फैमिलीज इसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और ये फाइन सिर्फ इसी सूरत में नहीं आता था, बल्कि और भी सूरतें थी, जैसे राशन कम मिलना, बिजली और पानी के बिल ज़्यादा आना वगैरह। यानी कि एक फैमिली जो पहले से ही गरीब है और बड़ी है, उस पर और ज़्यादा बोझ। फिर फैमिली मेम्बर्स को अरेस्ट कर लिया जाता और इनके घरों को जला दिया। पेनलाइजेशन, औरतों के लिए महीने में एक बार मेडिकल चेकअप मुकर्रर कर दिया गया, जिसको औरतें स्किप नहीं कर सकती थी। अब जिन औरतों का एक बच्चा ऑलरेडी था, वो चेकअप करवाने जाती थी और डॉक्टर्स उनकी इजाज़त के बगैर उनको बेहोशी की हालत में स्टेरलाइज कर देते थे। इसके खिलाफ औरतें कुछ नहीं कर सकती थी। एक स्टडी के मुताबिक 1979 से 1998 के दौरान 146 मिलियन स्टेरलाइजेशन की गई। इसमें औरतें और मर्दों दोनों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली औरतों की तादाद ज़्यादा। अबॉर्शंस, अब जो औरतें स्टेरलाइजेशन से बच जाती थी, वो अबॉर्शन से नहीं बच सकती थी। चाइना के अंदर फीटस की उम्र, जहाँ तक अबॉर्शन को लीगल और सेफ समझा जाता था, उसकी मदद दुनिया के बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा थी। 2012 में एक 7 महीने के ओल्ड के फीटस को अबॉर्ट कर दिया गया। ये अबॉर्शन ज़बरदस्ती किए जाते थे और जो फैमिलीज़ अबॉर्शन से बचने के लिए फरार होने की कोशिश करती, उनके किसी फैमिली मेम्बर को गिरफ्तार कर दिया जाता और मारने तक की धमकियाँ दी जाती। अगर कपल अबॉर्शन से इनकार करता, और इन अबॉर्शन में भी सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन ज़्यादा आम थे, यानी कि फीमेल फेटिस को ज़्यादा अबॉर्ट किया जाता था और इसके लिए पोस्टमार्टम को अलाउ कर। एक रिसर्च के दौरान एक मिडवाइफ जो कि 80 साल की थी, उससे पूछा गया कि जिस गांव में वो सारी ज़िंदगी से दाई का काम कर रही है, उसने इस पॉलिसी के दौरान कितने बच्चे डिलीवर किए। तो उसने जवाब दिया कि डिलीवरीज़ की तादाद तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं ये बात बता सकती हूँ कि मैंने 60,000 से ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन और अबॉर्शन किए। बाज़ औक़ात इन स्टेरिलाइजेशन में कोई बच्चा बच जाता तो वो डिलीवरी के बाद इस बच्चे को मार देती। वो इसकी वजह से बहुत शर्मिंदा थी, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। इन्फेंटिसाइड, एक अंदाजे के मुताबिक 50 मिलियन फीमेल इन्फेंट्स को मार दिया गया। इस पॉलिसी के तहत डिलीवरी के बाद मार दिया जाता था। लड़कियों का इन्फेंटिसाइड इससे, लड़कों का इन्फेंटिसाइड इससे अलग था। बस एक वाक़ये में एंड डिलीवरी के दौरान जब डॉक्टर्स ने कहा कि हम बच्चे का सर नज़र आ रहा है और यानी कि डिलीवरी होने वाली है, तभी डॉक्टर ने हस्बैंड से परमिट का पूछा, यानी कि जो भी बच्चा पैदा करना हो उससे पहले उसकी लोकल गवर्नमेंट से उसका एक परमिशन लेटर चाहिए होता है। हस्बैंड ने कहा कि मेरे पास वो परमिशन लेटर नहीं है। प्रेग्नेंट औरत को सख्त तकलीफ की हालत में छोड़कर वो डॉक्टर अपने सीनियर्स को बुलाने चले गए। थोड़ी देर बाद सीनियर डॉक्टर आए और औरत की फैमिली को बाहर निकालकर इस एक्सेसिव बच्चे से निजात हासिल कर ली। ये अमल बयान करने के काबिल नहीं है कि किस अमल के तहत उस बच्चे को मारा गया। जब हस्बैंड ने इस बात पर शोर डाला तो पुलिस ने आकर उसे अरेस्ट कर लिया और परमिट ना होने की वजह से जेल भेज दिया। अबेंडनिंग एंड ब्लैक चाइल्ड, यूरोप में जो भी कपल इस पॉलिसी के दौरान बच्चे अडॉप्ट करते थे, उसमें ज़्यादातर बच्चों की तादाद चाइनीज़ गर्ल्स की होती थी। इनको इनकी माँ ऑर्फनेज में वैसे ही अबेंडन कर देती थी, क्योंकि वो एक्सेसिव चिल्ड्रन थे। फिर इन एक्सेसिव चिल्ड्रन की रजिस्ट्रेशन का फाइन देने की इस्तात ज़्यादातर फैमिली के पास नहीं थी, तो चाइना के अंदर इन बच्चों को ब्लैक चिल्ड्रन का नाम दे दिया गया। इनके पास नेशनलिटी ना होने की वजह से ये इन तमाम हकूक़ से महरूम थे जो चाइना की गवर्नमेंट ने अपने आम शहरियों के पास को दिए हुए। चाइना के 2010 की सेंसस के मुताबिक चाइना में 13 मिलियन बच्चे अनरजिस्टर्ड थे, जिनमें ज़्यादा तादाद इन एक्सेसिव बच्चों की थी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी में पैदा हुए।
इन बच्चों की पैदाइश पर इनको लीगल आईडी नहीं दी गई, यानी कि हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन जिसे हुकूक कहा जाता है, उसमें इनको रजिस्टर नहीं किया गया। हुकूक के बगैर एक शख्स चाइना में ना ही स्कूल अटेंड कर सकता है, ना ही उसे हेल्थ केयर और गवर्नमेंट सपोर्ट हासिल होती है, यहाँ तक कि वो ट्रेन या हवाई जहाज से सफ़र भी नहीं कर सकता और ना ही शादी कर सकता है। बच्चों के साथ होने वाली सारी हक तनफी के अलावा इनके वालिदैन को भी सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ता था। 2010 में किए गए सेंसस में ऑफिशियल गवर्नमेंट आम लोगों के लिए में कपल से पूछते थे कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास हुक्म नहीं तो हमें बता दें, हम उनकी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। लेकिन इससे बहुत से झूठे वादे पहले भी इन लोगों के साथ किए गए थे। इस वजह से अभी भी शक है कि ये जो 13 मिलियन की एक बड़ी तादाद हमें अनरजिस्टर्ड बच्चों की मिलती है, शायद ये तादाद असल नहीं और असल तादाद इससे भी बहुत ज़्यादा है। सोशल इम्प्लिकेशन। वन चाइल्ड होने की वजह से चाइनीज़ बच्चे जब जवान होते हैं तो बाहर की दुनिया उन्हें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो घर में इकलौता होने की वजह से उन्हें प्रिंस और प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसको लिटिल इम्पेरर सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अलावा इन बच्चों पर ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे में अपने माँ बाप को उन्होंने खुद ही संभालना था और अपने मुस्तकबिल को बनाना था। इन सारे प्रेशर्स के अंदर ऐसा लगता था कि इन बच्चों की अपनी कोई ज़िंदगी है ही नहीं है। इकलौते बच्चे पर फैमिलीज़ का फ्यूचर इन्हासार करता था। इसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों से तालीम में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते थे और फिर उम्मीद करते थे कि इनका बच्चा कोई बड़ी जॉब जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर वगैरह बने, जो कि अगर वो नहीं भी बनना चाहता था तो उसको बनना पड़ता था। नो मैरिज। ज़्यादातर लड़कियों की इन्फेंटिसाइड और बहुत कम लड़कियों की तादाद की वजह से चाइना में इस वक्त लड़कों की तादाद लड़कियों से ज़्यादा है। इस पॉलिसी की बदौलत चाइना में इस वक्त औरतों की निस्बत 23 मिलियन मर्द ज़्यादा है। ये 30 मिलियन मर्द बीवी नहीं ढूंढ पा रहे। इनको गुआंगान कहा जाता है, जिसका मतलब है ब्रोकन बैचलर्स। दे आर द बायोलॉजिकल डेड एंड्स ऑफ देयर फैमिली। अब इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी है, यानी कि अगर किसी वजह से माँ बाप के इकलौते बच्चे की मौत वाक़या हो जाए तो ये उस कपल के लिए किसी नई मुश्किलात की वजह बन सकता है। जैसे कि लोग उनको अवॉइड करते हैं, बिल्कुल ही उनसे बातचीत ख़त्म कर देते हैं कि कहीं ये हम पर अब बोझ ना बन जाए। चाइना में इनको शीतू कहा जाता है, जिसका मतलब है वो माँ बाप जिनके इकलौते बच्चे की डेथ हो गई है। बुढ़ापे में जाकर इनको नर्सिंग हाउसेस दाखिल नहीं करते कि इनका खर्चा आखिर कौन उठाएगा। नो सिबलिंग्स। इस पॉलिसी की वजह से जनरेशन के पास बहन भाई ख़त्म तो नहीं थे, पर इनके माँ बाप के बहन जो कि बड़ी फैमिली से थे, उनके बहन भाई काफ़ी थे, तो इनके कज़न जो थे वो उनकी बहन भाई की कमी पूरी करते थे। पर जब इस पहली जनरेशन के इकलौते बच्चे पैदा हुए तो ना भी उनके बहन भाई थे, जो ना ही आंट अंकल और ना ही कज़न। इस वजह से चाइना में कज़न को कज़न ही नहीं बल्कि बहन भाई ही कहा जाता था। लेकिन अब तो कज़न का तस्वुर भी चाइना से बिल्कुल ख़त्म हो गया और जिसकी वजह से फैमिली स्ट्रक्चर चाइना का बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। 35 साल तक अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी बरकरार रखने के बाद 2015 में चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई। लो बर्थ रेट की वजह से अब चाइनीज़ गवर्नमेंट औरतों से ज़्यादा बच्चे एक्सपेक्ट कर रही है। 2020 तक चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी भी पेश कर दी और ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर टैक्स से छूट, सब्सिडीज़, कैश रिवॉर्ड और दूसरी रायतें भी दी गई। और दोबारा से इसको नेशनल ड्यूटी कौमी फरीज़े के तौर पर ज़्यादा बच्चे पैदा करने का प्रोपागेंडा किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत का कोई भी हरबा कामयाब नहीं हो रहा। चाइना का बर्थ रेट मुसलसल गिर रहा है। 1980s में 2.6 से 2021 में 1.15 तक ये TFR गिर चुका है। जून 2021 में इंटरनेट पर इसके खिलाफ काफ़ी दिलचस्प चीज़ें पढ़ने को मिली, जैसे आई एम नॉट बाइंग रोल्स रॉयस नॉट बिकॉज देयर इज़ एनी रिस्ट्रिक्शन बट बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। ये चाइनीज़ प्लेटफॉर्म वेबो पर पढ़ने को मिला, जहाँ के एक और ये था आई वॉन्ट टू सेल माई कोटा टू रिच पीपल। चाइनीज़ औरतें अपने करियर को ख़तरे में ना डालने के लिए भी ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। जैसे एक इंटरनेट पोस्ट ने 2 चाइल्ड पॉलिसी में और वर्किंग वुमेन की सूरत हाल ऐसे बयान की। अगर आपका कोई बच्चा नहीं तो एम्प्लॉयज़ आपको एक एक्स्ट्रा लार्ज टाइम बॉम्ब समझते हैं, यानी कि आप 2 दफ़ा पैटर्नल लीव लेंगी और 2 दफ़ा बच्चे पैदा करेंगी। अगर एक बच्चा आपका ऑलरेडी है तो आप एक टाइम बॉम्ब है, यानी कि किसी भी वक्त आप दूसरा बच्चा पैदा कर सकती हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं तो आप उनकी देखभाल में इस कदर मसरूफ़ हैं कि आप काम पर तवज्जो नहीं दे सकती। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इस हद तक फोकस करने के बाद अब चाइना अपनी आवाम से इतनी जल्दी हाई TFR एक्सपेक्ट तो कर रहा है, पर ऐसा होना इतना आसान नहीं। उम्मीद है कि अब चाइना TFR को हाई करने के लिए माजी की इन्फोर्समेंट की गलती दोबारा नहीं दोहराएगा, और ऐसा करना वैसे इस दौर में मुमकिन भी नज़र नहीं आता। बिलाशुबा वन चाइल्ड पॉलिसी एक दिलचस्प और मुतनाज़ तजर्बा था, जो लाखों अफराद की ज़िंदगी को गहराइयों से मुतासर कर गया। जब इस दहाइयों तवील समाजी इंजीनियरिंग मनसूबे का पर्दा गिरा तो इसका विसाब भी दिल को छू जाता है। अंदाज़ा लगाए कि 1983 में जिस साल चाइना में 21 मिलियन पैदाइश हुई थी, उसमें 14.14 मिलियन अबॉर्शंस, 20.7 मिलियन स्टरलाइजेशन और 17.8 मिलियन IUD इंसर्शंस की गई। और जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादातर प्रोसीजर इनवॉलंटरी थे। इसके बाद चाइना का सामना अदम तवाज़ुनों से हुआ। एक बढ़ती हुई उम्र की आबादी, ज़्यादा मर्दों की तादाद और बूढ़े वालिदैन का बोझ।
100 मिलियन ख़ानदानों ने सिर्फ एक बच्चे को पाला और ये नस्ल इन्हिसारी चैलेंजों का सामना कर रही है। क्या वो एक हकूकी लापैत जमात होंगे? ऐसी माशरत में वो बूढ़े वालिदैन का देखभाल का बोझ कैसे उठाएं जहाँ अल्जाइमर और पार्किंसन की बीमारियों की बड़ी तादाद। ख़त्म करते हुए OCP ने वन चाइल्ड पॉलिसी ने आबादी की तेज़ी को रोकने का मकसद तो हासिल कर लिया, लेकिन चीनी माशरत पर एक लाजमी निशान छोड़ा। ये कुर्बानी, मजबूती और रियासत के कंट्रोल और अफरादी ज़िंदगी के दरमियान नाजुक तवाज़ुन की कहानी है। आने वाली नस्लें मुमकिन तौर पर चाइना की एक बच्चे की पॉलिसी को हैरानी और बेएतबारी से देखें। बहुत से लोगों के लिए यह बात समझ से बाहर होगी कि 20वीं सदी के दूसरे निसफ हिस्से में जिन ममालिक को आबादी में तेज़ी से इजाफे के चैलेंज सामना था, सिर्फ चाइना ने इस हद तक क्यों पहुँचा। समझ से बाहर है कि क्यों एक माशरे में ख़ानदान, रिश्तेदारों और रिश्तेदारी के एहतराम पर मबनी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसी नाफिज की जिसने कम अज़ कम एक नस्ल के लिए बहुत से रिश्तेदारों के ताल्लुकात को मौसर तरीके से ख़त्म कर दिया। समझ से बाहर है कि चीन ने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जब मुल्क में पहले ही TFR नीचे आ रहा था। समझ से बाहर है कि चीन ने इस नुकसान पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए इतना इंतज़ार क्यों किया और अब इस नैच पर पहुँच गया कि अब चाइना TFR को बढ़ाने के लिए इतना ही बेताब है जितना 1980 में इसको कम करने के लिए था। उम्मीद है चाइना अब अपनी गलती से कुछ सीखेगा और किसको कितने बच्चे पैदा करने इसका फैसला हुकूमत नहीं, वो शख्स खुद करेगी।